रास्ते में हर जगह चेकिंग हो रही है, लोगों से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, और उसके बाद अगर वो लोग बोल दे रहे हैं कि हम जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं, तो या तो उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है या फिर उन्हें वहीं से वापस लौटा दिया जा रहा है। आर या पार की लड़ाई है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। जिस तरफ होंगे उस तरफ होंगे। हम आए हैं, हम डटे रहेंगे और जब तक हैं तब तक यहीं हैं और यहीं बैठे रहेंगे। प्रोटेस्ट कर लिया, मार्च कर लिया, रैली कर ली, उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो सोचा यार ये भी करके देख लेता। ये मोदी जी को तो पसंद है ना मेलोडी। तो जिन्हें लगता है ना कि हम बच्चों को मार देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो कल को तुम्हारे बच्चे भी हैं, उन्हें भी किसी देश में ऐसे ही मारा जाएगा, कुछ ना कुछ होएगा जरूर। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं अब वो नहीं डर रहे हैं आपकी लाठियों से, नहीं डर रहे हैं आपके टीयर गैस शेल से। 23 जुलाई का दिन है, घड़ी में इस वक्त 3:30 बज रहे हैं। हम लोग जंतर मंतर पर हैं, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 34 दिनों से। आप मेरे पीछे जनसैलाब देखिए, ये दोपहर का वक्त है और भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज सुबह ही दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, खास करके जो 20 जुलाई को संसद मार्च निकाला गया, उसकी जांच NIA करे। इसके अलावा जो यहाँ पे स्पोक पर्सन है, उन्होंने स्टेज से अनाउंस किया कि जो ये प्रोटेस्ट है अब ये नेशन वाइड किया जाएगा। कल की कॉल दी गई है पूरे देश भर में इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए अलग अलग जगहों पर। हम यहाँ पर पहुंचे हैं, हम तमाम लोगों से बात भी कर रहे हैं, आपको पूरी बातचीत भी सुनाएंगे कि अभी क्या सिचुएशन है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर के भीतर तो भीड़ कंट्रोल है। जब हम जंतर मंतर से बाहर पहुंच रहे हैं तो वहां पे भीड़ बहुत अनकंट्रोल भीड़ है। हम इस पे CJP के स्पोक पर्सन से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो भी अपडेट होगा वो हम आपको पॉलिटिक्स पर देते रहेंगे। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है CJP को, CJP में खाने की कमी क्यों नहीं हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं तो दवाइयों की कमी क्यों नहीं हो रही है, आप लोग CJP को फंड क्यों कर रहे हैं? हम CJP को फंड नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम मानवता को फंड कर रहे हैं। हम इसलिए आए थे कि लोगों को उम्मीद थी कि लोग भी आएंगे और हम उनकी सेवा में लगे हैं। और ये भी पहले यहाँ पर सरदार जी थे, चंडीगढ़ से आए थे, उन्होंने संभाल लिया था। हम तो बाद में इनको चला रहे हैं। बाद में पहले हम ना तो किसी मानवता के नाते आए, जो 20 तारीख को घटना हुई थी, हम उसके बाद उससे जो मन विचलित हुआ उसके बाद यहाँ पे आए हैं। उससे पहले चलो नीट पेपर एक लीक होते रहते हैं सारा एक, बट जो 20 तारीख को घटना हुई ना मैम, उसके बाद एक मन अलग ही विचलित होगा, उसके बाद आए हैं और सारा सिस्टम अब जो आया है, सारा सिस्टम यहाँ से आया ना हमने कुछ फंड किया है ना कुछ, और हमारे आके देते हैं कोई, हम बांट रहे हैं, बस इतना ही चीज। तो आप लोग क्या क्या बांट रहे हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें, आप बताइए। इसमें जैसे ORS है, गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन होता है, उसके लिए ORS है। किसी के चोट लगी है तो बैंडेज हैं, दवाइयाँ हैं सर दर्द की, बुखार की, जुकाम की, और विक्स है, डेटोल, ये सारे फर्स्ट एड किट तो सारी है इसमें। अगर किसी को गिर गया, चोट लग गई, तो यहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा लग ही जाती है। और क्या क्या सामान है सर? एक तो रेनकोट, प्राथमिक, अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, कहीं भी कोई प्रोटेक्ट हो तो आंसू गैस के गोले के लिए जो प्रोटेक्शन चश्मे बोलते हैं वो ये है, और मास्क वगैरह फिलहाल प्रेजेंट में आए हैं। ये क्या है? ये क्या है? वाइप्स। वेट वाइप किसके लिए वेट पाइप्स? जिनको चाहिए, जिनकी जरूरत है। आपने बोल दिया भैया दीजिए। तो आप तीनों लोग केवल मतलब प्रोटेस्ट में ये सब सामान बांटने इसीलिए पहुंचे हैं? जी, हम यहाँ पे इसलिए पहुँचे हैं कि किसी भी तरह की असुविधा हम भी ना कहने हो न पाए और किसी को असुविधा हो भी ना। हम आए, हमने सुबह जो खाने की स्टॉल थी उन पे काम किया, सफाई में हम काम कर रहे हैं। अब हम मेडिसिन का जो काम कर रहे हैं, मेरा खुद का जो बड़ा भाई है वो एम्स ऋषिकेश में डॉक्टर है, मुझे कुछ मेडिसिन का भी नॉलेज है, और ये हमारे साथ मेरे मामा हैं। तो हम इस चीज़ में जितना हमारा पार्टिसिपेट बन पा रहे हैं हम उस चीज़ को कर रहे हैं, अच्छे से उनको गाइडेंस करना। हमारे पास जो मूलभूत जो हम आवश्यक जो मेडिसिन की सुविधाएं वो हम फर्स्ट काउंटर पे बैठे हैं। हमारे पीछे जो बड़ा काउंटर लगा हुआ है उस पे जो क्रिटिकल चोट्स हैं उनका भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। फर्स्ट एड का जो सारा कुछ है वो हम यहाँ देख रहे हैं। किसी भी तरह की जो भी डिमांड है वो सब पूरी हो रही है यहाँ पे। हम ये नहीं कह रहे कि कोई आए भगदड़ मचे और है, यदि लाठीचार्ज होगी तो देखा जाएगा। आर या पार की लड़ाई है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। जिस तरफ होंगे उस तरफ होंगे।
हम आए हैं, हम डटे रहेंगे और जब तक हैं तब तक यहीं हैं और यहीं बैठे रहेंगे। लाठी पड़ेगी, 1 पड़ेगी, 2 पड़ेगी, 5 पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेलोडी क्यों बांट रहे हैं? ताकि हमारा मैसेज उन तक एटलीस्ट पहुंच जाए कि बच्चे इतना मेहनत, इतनी गर्मी में हम खड़े हैं, उनके उनके मतलब वेट करें कि रिप्लाई कुछ तो बोल दे वो हमारे हित में। तो आप लोग आए हैं, ये आप लोगों के घर वालों को पता है? नहीं मैम, मेरे घर वालों को तो नहीं पता। नहीं, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट कर लिया, मार्च कर लिया, रैली कर ली, उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो सोचा यार ये भी करके देख लेता। ये मोदी जी को तो पसंद है ना मेलोडी, तो Yes, and someone else also loves melody by the way. तो अगर घर वालों को पता चला, वीडियो पहुंचेगी आप लोगों की कि आप लोग प्रोटेस्ट में आए, फिर नहीं पिट जाएंगे, इट्स ओके। मतलब एक लाठी यहाँ चलेगी। एटलीस्ट इससे तो थोड़ा कम ही होगा ना, एटलीस्ट पैर वैर नहीं फटेंगे, सिर विर नहीं फटेंगे, बट हाँ एक हाथ खा लेंगे, कोई थोड़ा सा दिक्कत नहीं। मारेंगे, फिर मैडम प्यार भी तो वही करेंगे ना। देखो हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, कुछ लोगों के पापा नहीं है तो वो पॉलिटिशियंस को अपना बाप मान लेते हैं, ऐसा हमने सुना है और देख भी रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जैसे हम मार खा रहे हैं, घर पे मार खाई हमने, ये तो खा हम यहाँ, चुका है। और मैंने मार खा चुका हूँ। मैं आने के लिए मार खाए हैं आप? नहीं, मैं 20 तारीख को मार खा चुका हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे सैटरडे से हूँ, मैं यहाँ पे मार खा भी चुका हूँ। मैं यहाँ पे मैं मारना चाहता नहीं हूँ किसी को, मैं चाहता हूँ बस हमारी आवाज पहुँच जाए, पूरी सरकार को पता चल जाए कि आपने क्या करा बच्चों के साथ, कितना मारा आपने उनको। हमने आपको सत्ता पे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें मारोगे और हमारी आवाज नहीं सुनोगे। आप पोस्टर में क्या लिखा है आपने? ये क्या है? मीडिया। अच्छा, मीडिया। यहाँ पे चारों टूट रखी है, अब ये चारों टूट गई, प्रोटेस्ट के बाद सब टूट गया, हमारे फंडामेंटल राइट सारे खत्म हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। पर मीडिया टूटने से मतलब क्या है आपका? मीडिया टूटने से मतलब नेशनल मीडिया। तो आप उसको अभी भी मीडिया मान रहे हैं आप लोग? हम मीडिया नहीं मान रहे उन्हें, बट नेशनल मीडिया का हमेशा काम होता है जो हमारे नेशनल चीजों को डिप्लॉय करे। उन्होंने इतनी धज्जियां उड़ाई है स्टूडेंट्स की, फेक नैरेटिव सेट किया उन्होंने इतना गंदा दिखाया है। ठीक है, पुलिस वाले क्या बिना प्रोटेक्शन के खड़े थे, उनके पास वेस्ट नहीं थी, उनके पास हेलमेट नहीं था, उनके पास लाठी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आज भी खड़ा हूँ, आज भी कुछ नहीं है मेरे हाथ में ये पोस्टर है, हमारे हाथ में बुक्स थी उस दिन, हमारे हाथ में तिरंगा था उस दिन भी मारा, हमें बहुत मारा। मैडम ऑर्डर देने में ऑर्डर लेने में फर्क होता है। ऑर्डर देने वाला कुछ भी बोल देगा, आपका आप तो सही हो ना, हाथ पैर सही हैं, आपके अंदर दिमाग है, आप सोच ह्यूमैनिटी सकते हो की ना। अभी डीसीपी हटाया, क्यों हटाया डीसीपी? सस्पेंड क्यों नहीं करा आपने उन्हें आपने क्यों नहीं सस्पेंड करा? आईपीएस हैं, क्यों नहीं कमेटी बिठाई? क्या फायदा आपका यूपीएससी क्लियर करने का? क्या फायदा इतने साल यूपीएससी को देने का? आपने स्टूडेंट्स का दर्द नहीं समझा, एक बार भी दर्द नहीं समझा। आपने यूपीएससी दी, आपको स्टूडेंट का दर्द तो पता होना चाहिए, कितने मुश्किल से लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं। अभी नीट के पेपर लीक होंगे तो हमें कैसे डॉक्टर्स मिलेंगे? हम लोग कैसे इलाज कराएंगे उन डॉक्टर्स के पास जाके? इन लोग को ये नहीं पता कि डॉक्टर्स कैसे मिलेंगे। पर मेरा सवाल जैसे ये है कि आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को मीडिया मान रहे हैं, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ मीडिया जो बात पहुंचा रही है, जो पहले दिन से स्टैंड ले रही है, तो फिर मीडिया कैसे इतना, मतलब आप पूरा टूटा हुआ दिखा रहे हैं? मैम, मीडिया पूरी टूट चुकी इसलिए है, और मीडिया तो आजकल लोग भी है ना, लोग भी माध्यम बने हुए हैं आवाज उठाने के। सोशल मीडिया से पहले, सोशल मीडिया अब ट्रेंड में है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। उससे पहले मीडिया थी, जो भी थी पूरी मीडिया थी, रेडियो से लेके हमारे पेरेंट्स, हमारे सब कुछ, सब मीडिया ही देखते हैं। हम लोग सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है, हमारे फॉलोअर्स हैं, हम लोग जानते हैं सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया हम लोग देखते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं देखते सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया। तो अब सोशल मीडिया को नहीं देखते। अब बताओ, हमारे नेशनल मीडिया देखती है हमारे पेरेंट्स, अब वो जो दिखाएंगी वो हमारे पेरेंट्स तो वही देखेंगे ना पूरी। और ऑफ कोर्स हर जगह सबके पास फोन भी नहीं है, लोग इधर उधर से अखबार में, उधर से इस चीजों में देखते हैं कि क्या हो रहा है इस देश में, क्या नहीं हो रहा। अब उसमें फेक नैरेटिव सेट कर रखा है। हमारा कहीं आर्टिकल छपा नहीं, 32 दिन से ज्यादा हो गए यहाँ पे, एक भी आर्टिकल ढंग से छपा नहीं है हमारा कि स्टूडेंट्स की दिक्कतों के बारे में। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को बहुत कमजोर किया। हाँ, बहुत करा है। मीडिया पहले दिन ही हमें सपोर्ट दे क्या रही थी। मतलब आपको क्या लग रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या भूमिका निभाई है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर? आई, बाहर खड़ी हुई और कुछ नहीं करा। आपने क्या लिखा हुआ है अपने? यूनाइटेड अगेंस्ट पेपर लीक। इस टाइम जो भी प्रोटेस्ट में, इस टाइम स्टूडेंट्स भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, और हमारी जो इंडिया को है वो सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन ही आगे लेके जाने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम एजुकेशन रिफॉर्म सही करें, उसके बाद बाकी चीज़ें सही ठीक करें।
हमारे आसपास हमारे पड़ोसी देशों में जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ पे भी सरकार ने ऐसी यूथ को दबाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे सामने इंसान, वहाँ पे पुलिस का क्या हुआ, वहाँ पे सरकार का क्या हुआ, वहाँ पे सरकार को गिराया गया क्योंकि वो यूथ के अगेंस्ट जाए। और यूथ कुछ गलत नहीं मांग रहा है, यूथ बस अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक सही नीड है। तबीयत कैसी है नेहा? बेहतर है, रिकवर हो रही है, वीकनेस भी धीरे धीरे जा रही है और सब वापस आ रहा है, ताकत वगैरह। पूरे उस दिन जो लाठी चार्ज हुआ पुलिस की तरफ से, जो बर्बरता पूर्वक बच्चों पर लाठी चलाई गई, पूरे एक्शन को कैसे देख रही हैं? किसी भी तरीके की हिंसा जो स्टेट की तरफ से होता है देश के उन आम नागरिकों पे जो अपने संवैधानिक अधिकारों को ही सिर्फ मांग रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, डिसेंट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आप दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली की सड़कों को चप्पलों, बैग, कपड़ों के टुकड़ों, खून का एकदम बाजार की तरह बिछा दें। सड़क पे सिर्फ जूते दिख रहे थे, खून दिख रहा है, कपड़ों के चीथड़े दिख रहे हैं। ये मंजर हो गया था सेंट्रल दिल्ली में। और आप कह रहे हैं कि आप ये कर रहे थे डिस्पर्स करने के लिए प्रोटेस्ट। आप लोगों को कह रहे थे आप जंतर मंतर जाइए, आप संसद की तरफ मत जाइए। आमीन, मैं, मनीष जंतर मंतर पे बैठे हुए थे। हमने उसी दिन भूख हड़ताल तोड़ी थी। हम प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, हमारे अंदर एनर्जी नहीं थी तो हम प्रोटेस्ट में यहाँ पे बैठे थे। हमारे साथ यहाँ पे 3 डॉक्टर्स बैठे थे और जो भी लोग इंजर होके आ रहे थे, डॉक्टर्स उनका ध्यान रख रहे थे, पट्टी वगैरह कर रहे थे। उसके बाद टियर गैस शेल हमारे टेंट की तरफ फेंका गया, लाठी चार्ज होता है और एक पुलिस की टुकड़ी, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी पर्सनल की टुकड़ी इस टेंट की तरफ भागती हुई आती है हमें यहाँ से हटाने के लिए। यहाँ पे कौन लोग बैठे हुए थे? जंतर मंतर संसद की तरफ कब से हो गया कि आपको ये महसूस हुआ कि जंतर मंतर के अंदर आप शेलिंग करें, लाठीचार्ज करें, स्टूडेंट्स को मारें? ये जो दीवार आप टूटी हुई देख रहे हैं, इस दीवार पे ग्रिल लगी होती थी, मेटल की ग्रिल जिसमें ऐसे स्पाइक्स थे नुकीले। ये दीवार हमारे ऊपर गिर गई थी। वहाँ पे कितनी स्टैम्पीड इन लोगों ने जबरदस्ती फोर्स की थी यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर। वो इसके ऊपर चढ़ने पे मजबूर हो गए थे, चढ़ने की वजह से दीवार हमारे ऊपर गिर गई। आमीन के सर पे चोट लग गई थी, दीवार का एक टुकड़ा आमीन के सर पे लग गया था। ये हाल हो गया था। क्या कहा जाएगा इस चीज को? कैसे याद रखा जाएगा कि जब सिर्फ ये मांगने के लिए कि इस देश में एक एग्जाम तो देने दो, हम मेहनत करेंगे, हमारा परिवार पेट काट करके पैसा जुटाता है, हम आंखें फोड़ करके मेहनत करते हैं, तुम कम से कम एक एग्जाम तो करवा लो बिना लीक करवाए। सिर्फ ये बात बोलने के लिए आप सर फोड़ देंगे, हड्डियां तोड़ देंगे। ये इस देश में हो रहा है। और उस दिन की हिंसा को जो मुंह तोड़ जवाब मिला है इस देश के यंग लोगों की तरफ से, वो भी हम लोग याद रखेंगे। अगर वो हिंसा याद रखेंगे जो हमारे शरीर के ऊपर इस सरकार ने की है, तो वो भी याद रखेंगे कि इतनी मार खाने के बावजूद स्टूडेंट वापस उसी रात जंतर मंतर पे आ गए। अगले दिन उसकी संख्या 2 गुना 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अब वो नहीं डर रहे हैं आपकी लाठियों से, नहीं डर रहे हैं आपके टीयर गैस शेल से। आपने इतना डरा दिया, 17-18 साल के स्टूडेंट्स को इतना डरा दिया ना कि आगे आने वाली अपनी पूरी जिंदगी में आपकी जितनी काली करतूतें हैं, आपकी जितनी नीतियां हैं, जितनी गैर लोकतांत्रिक, गैर छात्र विरोधी नीतियां हैं, उन सब के खिलाफ ये लोग सड़क पे लाठी खाने के लिए भी तैयार रहेंगे। आपकी आंख में आंख डाल करके आपके मंत्रियों का इस्तीफा लेने के लिए भी तैयार रहेंगे। नेहा, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब आप लोगों ने क्या 20 जुलाई को सोचा था कि इतनी ज्यादा भीड़ आ जाएगी? नहीं, ऑनेस्टली हम में से किसी ने नहीं सोचा था। हमें पुलिस वालों ने बताया कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ हो जाएगी। तो कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि हम भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमने भी नहीं सोचा था कि इस कदर भीड़ बढ़ जाएगी। और वो देख करके किसी ने पूछा हमसे, जब हमने भूख हड़ताल तोड़ी कि क्या मिला 23 दिन की भूख के बाद, तो हमने सिर्फ ये बोला कि ये मिला 23 दिन की भूख के बाद। ये 23 दिन की भूख इसलिए थी कि यहाँ पे लाखों लोग जमा हो, यहाँ पे इकट्ठा हो। ये 23 दिन की भूख थी कि जंतर मंतर छोटा पड़ जाए। ये 23 दिन की भूख थी कि जो लोग टीवी पे बैठ करके गोदी मीडिया का हमें
पाकिस्तानी कहना, एंटी नेशनल कहलवाया जाना को मान रहे होते, व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहे होते, वो अपने बच्चों को इस प्रोटेस्ट में भेज रहे थे। ये 23 दिन की भूख इसलिए थी कि वो स्टूडेंट्स जब मार खाए, अपने दोस्तों को मार खाते हुए देखे, तो वो लोग हर बार जो गोदी मीडिया पे चलाते हैं कि पुलिस ने तो बहुत कोशिश की छात्रों को बचाने की, आतंकवादियों से बचाने की, लेकिन देखिए पुलिस को मजबूर कर दिया गया, उसको सुनने वाला कोई नहीं था। सब लोग सिर्फ उस खून का हिसाब मांग रहे थे जो छात्रों का बहाया गया था। कोई गोदी मीडिया की बात नहीं सुन रहा था, कोई भाजपा का नैरेटिव को नहीं खरीदने वाला था। ये कमाया हमने 23 दिन की भूख के लिए, और इस 23 दिन की भूख से अगर ये हो सकता है तो इस 23 दिन की क्या, इससे कहीं ज्यादा दिन की भूख के लिए इस देश के नौजवान तैयार हैं, हम तैयार हैं। अंजलि, आपको कहाँ चोट लगी और ये कैसे लगी थी चोट? पैर में लगी है और पैर का मसल और लिगामेंट टियर हो गया है, डॉक्टर का कहना है। और ये चोट हम लोगों को केरला भवन के पास लगी। हम लोग यहीं पे पहले तो जो टॉल्स्टॉय मार्ग से मार्च निकला उसको फॉलो करते हुए हम लोग यहीं से निकले, पूरा संसद मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट भी गए, क्योंकि हमारे दोस्त और सब लोग खो गए थे, नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट टोटल कट ऑफ था, फोन तक नहीं लग रहा था। तो पैनिक में हम लोगों को जहाँ जहाँ लोग दिख रहे थे हम लोग वहाँ गए। तो सबसे पहले तो हमने यहीं पे देखा कि लाठियाँ चलती हैं, कमर में चोट लगती है उस लाठी से, पहली लाठी हम लोग यहाँ पे खाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों को ढूंढते हुए, लास्ट में 1.5-2 घंटे के बाद हम लोग केरला भवन के पास आते हैं। वहाँ पे वो ट्रक जिससे मार्च लीड हो रहा था, जिसमें तमाम लोग थे, शबाना आजमी, प्रकाश राज। तो पहले यही होता है कि वहाँ पे एक बार में 5-7 हज़ार लोग थे, इतनी सी जगह में क्रैम्प्ड अप। पुलिस दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर देती है। उसके बाद ये कोशिश करती है कि स्टैम्पीड हो, भगदड़ मचे, वहां से टीयर गैस की गाड़ियों को लाया जाता है, ले जाया जाता है। ये 3 बार किया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया ये चला रहा है कि स्टैम्पीड किया लोगों ने और वहां पे चोट लगा। स्टैम्पीड कराया गया, अपने आंखों से देखा हमने, जहां पर 7,000 लोग अगर इकट्ठा हैं वहां से गाड़ियां क्यों ले जा रहे हैं? आपने दोनों तरफ बैरिकेड भी नहीं खोले। बैरिकेड तब खोल रहे जब आपको गाड़ी पार करानी है, पूरी तरह से कोशिश की जाती है। उसके बाद गाड़ी पार होते ही लाठीचार्ज करती है पुलिस। आगे पूरी पुरुषों की भीड़ होती है। हमको लगता है कि शायद हम महिलाएं आगे जाएंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे तो हम अपने साथियों को बचा पाएंगे। वो ह्यूमन चेन बना के हम जैसे ही आगे जाते हैं, सर पे लाठी लगती है। पुलिस को कोने से आरपीएफ के जवान खड़े हैं, जिनके हाथ में चप्पल, पत्थर, वहां पे फुटपाथ के बगल में जो कूड़ा पड़ा रहता है उसमें से कोई भी फेंकने लायक चीज जो मिल रही वो फेंकती है। सर पे आके वो चप्पल भी लगती है, वहीं पे लाठीचार्ज में चोट लगता है। और चप्पल क्योंकि पहले ही खो गया होता है, 500-600 मीटर तक पैर घसीटते हुए, क्या फुटपाथ, क्या सड़क, कहाँ पैर गया है, वैसे में ये चोट आती है। मेरे सामने इतने सारे लोग बेहोश होते हैं क्योंकि 7,000 लोगों के बीच में कम से कम ये भगदड़ कॉज की जाती है। आपको चोट कहाँ लगी? मुझे मेरे हाथ पर लाठी की इतनी बर्बरता से चोट लगी है कि मेरा जो मसल टियर है, सीवियर मसल टियर है। और स्टैम्पीडिंग की जो बार बार कोशिश दिल्ली पुलिस किए जा रही थी, बार बार लोगों को पुश करना, बार बार क्रैम्प्ड स्पेसेस में लोगों को भर देना और एकदम ऐसा केओस क्रिएट करना, उसमें 5-6 बार स्टैम्पीड में फंसने की वजह से मेरे बैक में इंटरनल चोटें हैं और मेरा जो ब्रेस्ट एरिया है वहाँ पर स्वेलिंग है, स्क्रैच मार्क्स है। ये जो आप लोगों पे जो लाठीचार्ज की गई थी वो मेल पुलिस वाले थे या फिर फीमेल्स थी? दूर दूर तक कोई फीमेल ऑफिसर नहीं थी। होंगी, डिप्लॉय किए गए होंगे तो हमें नहीं पता कहाँ थे। हमने तो जहाँ देखा बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस के कर्मचारी जो पुरुष थे, आरपीएफ के कर्मचारी जो पुरुष थे, पुरुषों ने ही महिलाओं को बाल से घसीटने से लेकर, कुर्ता फाड़ने से लेकर, सेक्सुअली असॉल्ट करते हुए हमने अपने सामने देखा है। तमाम वीडियो से पूरी दुनिया आज देख रही है कि किस तरह से बैटन से, लाठियों से महिलाओं को सेक्सुअली हरास करती है पुलिस सरेआम। कैसी तबीयत है मनीष? बस धीरे धीरे सुधर रही है तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। कैसा होता है भूख, अनशन पे बैठना, भूख हड़ताल पे बैठना, भूख लगती है, कैसे बीते इतने दिन, क्या होता है भूख हड़ताल? हमारी एक जूनियर स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने हमें बहुत इंस्पायर किया है, हम लोग भी आने वाले समय में भूख हड़ताल करेंगे, मौका मिलेगा तो मुझे उनको कहना पड़ा कि यार हंगर स्ट्राइक ये एकदम लास्ट ऑप्टिमम जो लास्ट स्टेज होता है, शायद वहाँ यूज की जा सकती हो, या फिर एक ऐसे स्टेज पर जहाँ थोड़ा सी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो, थोड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप हो, जहाँ थोड़ा सा बेसिक सेंसिटाइजेशन हो, सेंसिटिविटी हो जिस सिस्टम में, वहाँ शायद ये कारगर होगी। लेकिन यहाँ जिस रिजीम का भी हम हिस्सा हैं, वहाँ पे भूख हड़ताल
शरीर को गलाने जैसा है। जिन हम 23 दिन तक भूख हड़ताल हम लोग रहे हंगर स्ट्राइक में, कभी सोचा नहीं था। शरीर पूरी गल चुकी है, रिकवर होने में लंबा समय लगेगा। अभी चार दिन हो गए हम लोगों को हंगर स्ट्राइक खत्म किए हुए, लेकिन प्रॉपर डाइट पर हम लोग नहीं आ पाए हैं। अभी हल्की खिचड़ी, हल्का मतलब लिक्विड, सेमी लिक्विड डाइट ही हमारा चल रहा है। बहुत मुश्किल होता है और मैंने तो ये मतलब तय किया है कि भूख हड़ताल कभी नहीं करूँगा। दूसरा कि दोबारा जीवन में नहीं करेंगे? कभी नहीं करूँगा। मैंने अपने साथियों से भी कहा है कि हमें ये प्रैक्टिस बदलनी चाहिए। ये इससे ज़्यादा बेहतर कुछ और तरीके हो सकते हैं। हम फुल फ्लेजेडली अपने पूरे डेली रूटीन को, हम उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, बजाय कि हंगर स्ट्राइक पर किसी जगह पड़े रहने के। तो हंगर स्ट्राइक नहीं करूँगा, एक डिटर्मिनेशन। दूसरा, जहाँ भी हंगर स्ट्राइक होगा उनसे मिलने जाऊँगा, उनको कंसोल देने जाऊँगा कि भाई प्लीज़। मतलब हालांकि लोग अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर के ऐसा करते हैं, लेकिन मेरी उनको लेकर के बहुत गहरी सहानुभूति होगी और मैं उनसे जरूर मिलने जाऊंगा। देश के किसी को नहीं। किसी भी विरोध का आखिरी स्टेज होता है हंगर स्ट्राइक, जब आपकी बात न सुनी जाए। आपकी वाइफ का भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि मनीष को हर आधे घंटे 1 घंटे पे कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, लेकिन मनीष इतने लंबे टाइम तक भूख हड़ताल पे बैठ गए। भूख नहीं लगती थी आपको? कैसे मेंटली उसको पूरा कंट्रोल किया? अरे हम लोग मतलब ये तो हम लोगों के लिए खुद भी बहुत सरप्राइज है कि कैसे कंट्रोल हुआ। लेकिन शायद एक बड़ा कारण ये रहा होगा कि लोगों से खचाखच भरा हुआ ये ग्राउंड कैंपस, लोग लगातार मिलते रहे, तो एक लेवल तक वो चीज़ें सेकेंडरी हो गई। पानी मिलता रहा तो भूख खत्म होती गई, लेकिन लोगों से एक उत्साह, लोगों से एक एनर्जी, और ये था कि एक कॉज के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। दिन पता नहीं कैसे कट गया, लेकिन कट गया। अदरवाइज उसके पहले मैं दिन भर में चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविज्म, स्टूडेंट एक्टिविज्म में होने के कारण 10-15 चाय दिन भर में हो जाती थी। हर आधे घंटे पर 1 घंटे पर एक चाय होती थी। या कहीं बैठ गए साथियों के साथ, लंबी मीटिंग हो गई तो वहाँ कई चाय हो गई। तो कुछ ना कुछ खाना पीना चलते रहता था। तो ये सब। अभी आप लोगों की तबीयत कैसी है? अभी विटामिन ले रहे हैं, थोड़ा हमें थाइलोमिन का कहा गया है, और हमें कहा गया कि धीरे धीरे हम, क्योंकि हमने 20 को अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ा था सुबह, उसके बाद हमें कहा गया कि बहुत एहतियात से खाना खाना, तो खिचड़ी और विटामिन ये ले रहे हैं। धीरे धीरे हम स्ट्रेंथ रिकवर कर रहे हैं। मैंने लगभग 11.5 किलो वेट लूज किया था, उसके बाद अब दोबारा स्ट्रेंथ वापस आ रही है, वापस जंतर मंतर पर आ गए हैं। पूरा प्रदर्शन आप कैसा देख रहे हैं? 3 दिन पहले लाठी चार्ज करती है पुलिस, उसके बाद भी भीड़ अभी भी यहाँ पर है। असल में तो जब उन्होंने सोचा कि 20 को हमें प्रोटेस्ट बिल्कुल खत्म कर देंगे, इतनी बर्बरता से इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे कि इसके बाद कोई आए ना, डर के ना आए, और पुलिस का पूरा प्लान था इस तरीके से कि यहाँ स्टैम्पीड की स्थिति बना दी जाए और स्टूडेंट्स को इतना पीटा जाए कि उनके मन में डर बैठ जाए। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। स्टूडेंट्स ने लाठियाँ खाई, उन्होंने टीआर गैस शेल सहे, उन्होंने पैलेट गन्स सही, और उसके बाद उनकी हिम्मत दोगुनी हो चुकी है और अब वो इन सभी पैंतरों को जान चुके हैं। अब वो और बड़ी संख्या में खुद ब खुद जंतर मंतर को आबाद कर चुके हैं। पुलिस ने आप लोगों पे कोई एक्शन नहीं लिया या आप लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि मैं जब शाम को यहाँ पे 6-6:30 बजे आई तो ये पूरा प्रोटेस्ट का जो स्थल है वो पूरा खाली था और पुलिस के कब्जे में था। जी, वो एक्शन ही था इस तरीके से। वो लाठी चार्ज करके हमें डिटेन करना चाहते थे, लेकिन नौजवानों की मदद से, विद्यार्थियों की मदद से, बाकी नागरिकों की मदद से हमें यहाँ से सेफली यहाँ ले जाया गया। खास करके जब एक ग्रिल गिर गई और दीवार गिर गई और इतनी भगदड़ मच रही थी, तो उन तमाम विद्यार्थियों ने हमारी मदद की ताकि हम सेफली एक सेफ स्पॉट पर पहुँच जाए। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? यहीं बैठे रहेंगे आगे तक, जब तक प्रधान जी कुर्सी से नहीं हटते हैं। मतलब आप लोग इस प्रोटेस्ट को और बड़ा करना चाह रहे हैं या फिर दोबारा कॉल मार्च का? प्रोटेस्ट तो बड़ा हो ही रहा है, अपने आप ही बड़ा हो रहा है। मतलब जैसे जैसे एक दिन आगे बढ़ रहा है, आप पूरे देश भर में देखिए इस समय कितना गुस्सा है लोगों में। पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। बैंगलोर में प्रदर्शन चल रहे हैं, मुंबई में चल रहे हैं, जोधपुर में चल रहा है, जयपुर में चल रहा है, पटना में चल रहा है, इलाहाबाद में चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है। पूरे देश में इस समय इतना ज़्यादा गुस्सा है। पुलिस की बर्बरता के बाद वो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया है। सोनम जी को जिस तरह से किडनैप किया गया, उससे वो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया है। और जिस तरह से सरकार का रवैया है, वो गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। तो सरकार को समझना होगा कि जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आंदोलन लंबा खिंचेगा, सरकार के नीचे से ज़मीन खिसकती जाएगी।
आशुतोष, जो चर्च गेट वाला सीपी का सर्कल है, कल वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ और आंसू गैस भी चलाए गए। वहाँ जो भीड़ है वो पूरी अनकंट्रोल भीड़ है और वो जो जिस तरीके से नारेबाजी कर रही है, गाली गलौज कर रही है, गाली भी नारेबाजी में कर रही है, वो कंट्रोल नहीं। और वहाँ मुझे कोई सीजेपी का कल मेंबर, हम लोग वहाँ 6 से 7 घंटे हमारी टीम रही, 2 टीम, पर वो वहाँ कोई मुझे सीजेपी का मेंबर या वॉलंटियर नहीं दिखाई दिया और लाठी चार्ज भी हो गया। नहीं, देखिए, हम लोगों ने पहले दिन से बोला है कि हमारी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रही है। जो भी सीजेपी के साथ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग जंतर मंतर पहुंचे। आप अगर सीपी में या दिल्ली के और बाहर या कहीं और किसी शहर में कर रहे हैं तो वो हम एक पॉइंट के बियॉन्ड कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप अगर सीजेपी के समर्थक हैं, आप हमारे साथ हैं, तो आप बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे। आप अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखिए, शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए। जहाँ जहाँ जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है वहाँ जाके अपनी प्रोटेस्ट करिए। पब्लिक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुलिस भले ही गुंडाई कर रही है, लेकिन हमें शांति बनाकर रखनी है। और प्लीज़ भाजपा के गुंडों से दूर रहिए, क्योंकि वो हर जगह जाकर प्रोटेस्ट को ख़राब कर रहे हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। हमें उनकी बातों में नहीं आना है। हम शांतिप्रिय लोग हैं, गांधी और अम्बेडकर के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। मतलब वो जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठा है उसका सीजेपी के प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं। देखिए, सीजेपी की प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रही है। हम सब लोगों को बोलते हैं कि आप जंतर मंतर आइए। जंतर मंतर पर बैठ के हम लोग 34 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और अगर वो भीड़ इन फ्यूचर हिंसक होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? थोड़ी जिम्मेदारी तो पुलिस को और सरकार को भी लेने दीजिए। सारी जिम्मेदारी तो हम लोगों पर आ रही है। सरकार के अलावा इस देश में सारी जिम्मेदारियां सब लोगों पर है। सरकार 30 दिन से बात नहीं कर रही थी। 30 दिन बाद नड्डा जी जागे, हाँ, और फिर नाम भी हम पे लगा दिया कि हमने इनसे बात की। ये लोग ना आके बात करते हैं, ना पुलिस मतलब कोई कोऑपरेट करती है। यहाँ पे बदतमीजी कर रही है, मारपीट कर रही है, लोगों को सड़कों पे घसीट रही है। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी इस पूरे सिस्टम में है नहीं। हम लोग जो पीसफुली 34 दिन से जंतर मंतर पर यहीं बैठे हुए हैं। 5 दिन से मैं यहीं सो रहा हूँ। दीपके की तबीयत 1-2 दिन से खराब है, तो 5 दिन से मैं यहीं पे सो रहा हूँ। दीपके 34 दिन से यहाँ पे सो रहा है। हम यहाँ पे सब कुछ अपना पीसफुली हैंडल कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिर भी हमसे मांगी जा रही है। थोड़ा सा उनसे मांगिए। तो सबसे जाएगी आशुतोष जी। 12 साल हो गए उनको। ये बताइए सोनम वांगचुक की अभी तबीयत कैसी है और आप लोगों से अभी क्या बातचीत का सिलसिला उनसे चल रहा है? तबीयत देखिए 26वां दिन है भूख हड़ताल का, तो आप समझ सकते हैं तबीयत कैसी होगी। हम लगातार उनसे अपील कर रहे हैं अपनी हंगर स्ट्राइक छोड़ने को, लेकिन 20 तारीख की घटना से वो बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। उस दिन जो हिंसा पुलिस के द्वारा की गई और उसके बाद हमारे प्रोटेस्टर्स को एफआईआर्स और इन सब में फंसाने की जो बात हो रही है, उससे वो बहुत परेशान है। इसलिए उन्होंने बोला है कि जब तक सरकार ये वादा नहीं करती कि किसी भी प्रोटेस्टर को या सीजेपी के सपोर्टर को इस तरह के एफआईआर्स में नहीं फंसाया जाएगा, तब तक सोनम जी अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हम लोग इस वक्त जंतर मंतर के बाहर खड़े हैं। लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश है कि पूरे दिल्ली से लोग यहाँ पर ना पहुंच पाएं। रास्ते में हर जगह चेकिंग हो रही है। लोगों से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, आधार कार्ड है कि नहीं है। और उसके बाद अगर वो लोग बोल दे रहे हैं कि हम जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं, तो या तो उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है या फिर उन्हें वहीं से वापस लौटा दिया जा रहा है।